जय हिंद एवरीवन। और हम आज अपना पार्ट 3 जो है अपने फर्स्ट चैप्टर का शुरू करने वाले हैं। तो जब हम बात करते हैं द सील की, सील क्या होता था? एक मान लो एक क्ले टाइप का स्ट्रक्चर है, उस पर हम कुछ इंस्क्रिप्ट कर देते थे, उसे हम सील टाइप का कहते थे। अब जैसे आपको ये पिक्चर में दिख रही है 1 2 3 4, इस पे अगर आप ध्यान से देखें, इन पिक्चरों पे क्या बना हुआ है, इन पे कुछ ना कुछ एक आपको आर्किटेक्ट टाइप का या कुछ इम्प्रिंट आपको दिख रहा होगा। जैसे आप इस पहले वाले पे देखिए, कुछ शेर टाइप का, कुछ एनिमल टाइप के दिख रहे हैं। यहाँ पे भी आपको हिरन टाइप के कुछ दिख रहे हैं। यहाँ पे एक आदमी है जिसके हाथ में कुछ है। तो ये सब क्या थी? ये एक टाइप की सील थी। सील एक 2-3 टाइप का काम करती है। पहला, एक कहाँ की सील है उसकी आइडेंटिटी बताती थी, आइडेंटिटी बताती थी। दूसरा, वो ये बताती थी कि ये सील किसको बिलोंग करती है। एक ये चीज देखो, आपको इस साइड में ये कुछ दिख रहा है। ये एक मान लीजिए ये एक चीज है जिससे सील पे हम इंस्क्रिप्ट करते थे। मान लो मेरा लोगो अगर एनके है, ठीक है, एनके ये मेरा लोगो है, ये सील पे ये मैंने क्या किया, इसे एनग्राफ्ट किया हुआ है। अब मुझे अगर बताना है कि ये सामान मेरा है, तो मैं इसे इंक में डुबाऊंगा और उसे उसके ऊपर, सामान के ऊपर एक क्या पीके मूवी में था ना थप्पा, तो मैं उसके ऊपर थप्पा सा लगा दूंगा। तो इससे मुझे पता चल जाएगा कि जो सामान है ना वो एनके को बिलोंग करता है। बट उस टाइम पे ऐसे इंक वगैरह होती नहीं थी, तो ये जो सील थी ये किससे बनती थी? ये क्ले से बनती थी। और जब गीली क्ले होती थी उसके ऊपर कुछ एनक्राव कर देते थे, जिसकी वजह से ये एक एज अ सील का काम करती थी। इस वाले पैराग्राफ में यही बता रखा है, ज्यादा हमें जानने की जरूरत है नहीं। उसके बाद जब हम चलते हैं अपनी लाइफ इन दी सिटी में, लाइफ इन दी सिटी में हमें ये पता चलता है कि वहां पे लोगों का रहना सहना ये सब कैसा हुआ करता था। हम एक चीज देखते हैं कि वेल्थ के बेसिस पे भी ना वहां पे लोग होते हैं। कुछ लोग जो थे वो ज्यादा अमीर थे, रिच क्लास थी, और वहां पे कुछ लोग पुअर क्लास भी मौजूद थे। एनॉर्मस वेल्थ हुआ करती थी, ज्वेलरीज, गोल्ड, वेसल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इन सब चीजों में क्या मिलता था? एक बहुत ज्यादा उन्हें इससे ये पता चल जाता है कि हाँ, अमीर गरीब में डिफरेंसेस थे। जब हम उनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं मेसोपोटामिया में, तो वो एक टाइप की न्यूक्लियर फैमिली थी। न्यूक्लियर फैमिली का मतलब क्या होता है? जिसमें एक आदमी हो, एक वाइफ हो और एक बच्चा हो, मतलब कि मम्मी पापा और बेटा, बस। ये क्या हुई? ये एक टाइप से न्यूक्लियर फैमिली कहलाती है। उस टाइम पे न्यूक्लियर फैमिली हुआ करती थी। फिर हम जब आगे देखते हैं, जब बच्चे की शादी हो जाती है, फैमिली ऑफ्टन डिसाइड विद द पेरेंट्स। जैसे मान लो एक मम्मी हो, एक पापा है, ये बेटा है, अब इसकी शादी होगी, इस बेटे की क्या हुई? शादी होगी किसी और से। तो अब ये चारों के चारों एक घर में रहा करते थे। जो फादर होते थे वो क्या होते? हेड होते थे फैमिली के, who know little about the procedure of the marriage, ठीक है, and the declaration was made on the willingness of the married। अब क्या होता है, जैसे पापा क्या हेड है, वही डिसाइड करते थे कई बार कि मैरिज किससे करनी है, उनकी मर्जी पूछी जाती। इंडियन कल्चर में आप ये चीज देखने को मिलते है कि हम मम्मी पापा की इच्छा से ही शादी करते हैं। द ब्राइड पेरेंट्स गिव कंसेंट। अब क्या होता था, मान लो ये ब्राइड है, ठीक है, ऐसे डिनोट कर देते हैं, ठीक है, ये ब्राइड है और ये हमारा ग्रूम है। तो अब क्या होगा कि अगर दोनों की शादी हो रही है तो कुछ ब्राइड की तरफ से भी कुछ गिफ्ट जाएंगे और कुछ ग्रूम की तरफ से भी कुछ गिफ्ट्स जाते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम देखते हैं कि ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड गिफ्ट, ये देखो, देन अ गिफ्ट वाज गिवन बाय द ग्रूम्स पीपल टू द ब्राइड। और हम अगर और नीचे जाए, हमें यहाँ पे भी पता चलता है कि गिफ्ट्स में क्या होता था शादियों में, व्हेन द वेडिंग टुक प्लेस, गिफ्ट्स का एक्सचेंज हुआ करता था। ये हम आज के टाइम पे भी देखा करते हैं। फादर की डेथ के बाद या फादर के बाद जो भी उनकी प्रॉपर्टी होती है, हर्ट्स हो गए, फील्ड्स हो गई, जितनी भी चीजें, वो किसकी हो जाती थी? उसके बेटे के नाम पे हो जाती। पापा की डेथ के बाद या पापा ने अगर अपनी विलिंगली, मतलब अपनी मर्जी से भी अगर प्रॉपर्टी दे रहे तो दे सकते, वरना वैसे भी टेक्निकली उनके डेथ के बाद बेटे की हो जाती थी, इनहेरिट कर लेता था। जब हम बात करते हैं ऊर की, ये एक जगह है, एक टाउन है, जिसके जब बहुत उसकी खुदाई हुई ना, तो हमें एक चीज पता चलती है कि वहां का जो घर वगैरह थे वो सिस्टमैटिक नहीं थे। देखो यहाँ पे आपको सिस्टमैटिक का मतलब क्या है? आपको ये मैप दिख रहा है, ये पूरा सा हिस्सा, कहीं पे आपको देखो इतने बड़े घर दिख रहे हैं, कहीं पे एकदम छोटा सा घर दिख रहा है, कहाँ पे कोई चौड़ा सा, कोई यहाँ पे लंबा सा घर। तो इससे क्या होता है कि अगर जब हम मेसोपोटामिया के, ये तो मेसोपोटामिया का था, जब हम हड़प्पा की बात करते हैं, हड़प्पा में एक टाइप से वेल स्ट्रक्चर्ड घर था। वहां पे क्या होता था कि हर चीज अच्छे से प्लान की जाती थी। तो हमें इससे ये पता चलता है कि यहाँ पे ऊर में एक पहली बात
अनप्लान्ड थी, कोई भी उठ के कहीं पे भी घर बना देता है। दूसरा, ये बाकी सिविलाइजेशन से कंप्लीटली डिफरेंट थी। सिविलाइजेशन तो डिफरेंट होती है, बट जब हम इंडिया में बात करते, देखो यहाँ पे मेंशन भी किया है, जो कि इसके कंटेम्प्रेरी मतलब इसके साथ साथ जो सिविलाइजेशन चली थी मोहनजोदारो वाली, वहां पे एक टाइप से पूरा वेल स्ट्रक्चर्ड हमें देखने को मिलता है कि पहले मोहनजोदारो में क्या होता था, पहले नालियां बनेंगी, उसे अच्छे से कवर करके उसके ऊपर रोड्स बनेंगे, नालियां होंगी वो 90 डिग्री पे एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी, रोड्स फिर उनके ऊपर एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगे, फिर उनके साइड साइड में घर बना करते थे। तो एक टाइप से हमें ये पता चलता है कि एक प्लान स्ट्रक्चर हुआ करता था मोहनजोदारो में, जो कि अभी हमने देखा कि इस पिक्चर में हमें वो प्लान स्ट्रक्चर देखने को नहीं मिलता है। फिर हम जब आगे पढ़ते हैं इसमें हमें ये पता चलता है कि जो रोड्स थी, कहाँ गया पेन, जो ये रोड्स थी, देखो नैरो विडन रोड, स्ट्रीट रोड इंडिकेट दैट द व्हीलक्राफ्ट कुड नॉट हैव रीच मेनी ऑफ द हाउसेस। अब जो सड़क थी वो इतनी पतली थी ना, जिसकी वजह से क्या होता था कि जो अगर कोई व्हील कार्ट जिसे हम कहते हैं, जैसे बैल जिसे चला रहे होते हैं, पीछे एक कार्ट बनी होती है, वो भी इस सड़क में नहीं घुस पाती थी। तो उसके लिए अब क्या यूज होते थे, डोंकीज वगैरह जो थे वो यूज किए जाते थे। डोंकीज का इस्तेमाल किया जाता था सामान को अंदर पहुंचाने के लिए। यहां तक बात क्लियर होगी। फिर हमें ये पता चलता है कुछ उनकी जो ड्रेन पाइप्स के बारे में, ड्रेन पाइप्स के बारे में ये बताया गया है कि फाउंड इन द इनर कोर्टयार्ड ऑफ द वुड हाउस एंड इट थॉट दैट द हाउस रूफ स्लोप्ड इनवर्ड एंड द रेन वगैरह ड्रेन, ठीक है स्लम्स। तो यहाँ पे एक वर्ड यूज किया गया सम्स का। सम्स क्या होता है, कवर्ड बेसिन होता है इन द ग्राउंड इन विच वाटर एंड द सीवेज फ्लो। एक सम्प एक टाइप का, मान लो कि आज के टाइम में अगर तुमने घर में ना एक गड्ढा टाइप का होता था एक इनके यहाँ पे, वहां पे क्या था, घर का जो भी वेस्ट है वो वहां कलेक्ट होता था। जब वो गड्ढा भर जाता था, उस गड्ढे का सारे सामान को क्या कर दिया जाता, उस सारे वेस्ट को बाहर फेंक दिया जाता था, रोड्स पे डंप कर दिया जाता था। ये चीज हम उस टाइम पे देखते हैं। अब ये जब बाहर डंप होता था ना, इसकी वजह से क्या होता था, जो रोड्स थे वो और भी ज्यादा ब्लॉक होने शुरू हो जाते थे। आज के टाइम पे अगर आप देखते हो, मान लो ये रोड है, यहाँ पे अगर घर बनाए, अगर रोड और घर ना सेम लेवल पे होगा और मान लो तेज बारिश आ गई, तो घर की जो भी रोड की जो भी गंदगी हो कहाँ हो जाएगी, घर के अंदर घुस जाएगी। तो इसे प्रोटेक्ट करने के लिए वो अपने रोड से, मान लो ये रोड है, रोड और घर का, तो थोड़ा सा ऊपर हल्का सा, मान लो कुछ इंचेस का या कुछ सेंटीमीटर तो कम हो गया, इंचेस 10-12 इंच हो गया, इतना ऊंचा थोड़ा बहुत पेवमेंट बनाते थे अपने घर के लिए कि अगर बारिश आई तो वो घर के अंदर ना जाए। ये चीज आपको समझ आ गई है। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं, रिफ्यूज टू स्ट्रीट टॉडलर एंड फ्रूट दिस वाज अ स्ट्रीट राइज, वही चीज मेंशन की गई है, दिस मेड स्ट्रीट लेवल राइजेस ओवर द थ्रेशोल्ड। ठीक है। और हम कुछ एक चीज देखते हैं कि इनकी यहाँ पे ना जो लाइट्स थी वो ना विंडो से नहीं आती थी, वो डोर से आती थी। अब मान लो कि ये घर है, यहाँ पे मैं एक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, ठीक है, ये एक टाइप सा घर है। अब यहाँ पे कोर्ट यार्ड है, कोर्ट यार्ड मतलब कोई खाली एरिया जहां पे लोग अपना बैठ के अपना जो भी इंजॉयमेंट का काम कर सकते हैं, और ये गेट है, ठीक है। अब अगर जब गेट खुलता था तब इस कोर्ट यार्ड में लाइट आती थी, और कोर्ट यार्ड के साइड साइड में ना रूम्स होते थे। ये यहां तक जाता है, मान लो इतना हो गया, तो कोई अगर बंदा यहाँ खड़ा है, अगर गेट पे खड़ा है, तो उसे कोर्ट यार्ड में क्या हो रहा है ये चीज पता नहीं चल, क्यों, क्योंकि इसके दोनों साइड में एक नैरो स्ट्रिप्स है जो घर के अंदर जाने से देखना पड़ता है। यहाँ दरवाजा खुलेगा, अब यहाँ से रोशनी यहाँ जाएगी, फिर इस कोर्ट यार्ड से इन रूम्स के अंदर जाएगी। तो हमें ये पता चलता है उस टाइम पे लाइट्स उतना इफेक्टिव रोल नहीं प्ले कर पाती थी जितना आज के टाइम पे हम देखने को मिलता है। लाइट्स केम इनटू द रूम्स नॉट फ्रॉम द विंडो, ये मैंने बता दी, बट फ्रॉम द डोरवेज, ये भी बता दिया। ये हो गए देवर। और कुछ सुपरस्टिशन हमें पता चलता है कि उस टाइम पे सुपरस्टिशन हुआ करते थे, जैसे कि घर के जो भी वो है क्या कहते हैं, एक पहला तो ये था कि मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो अगर स्ट्रीट है, स्ट्रीट के थोड़ा सा लेवल ऊंचा करके उनका पेवमेंट बनना चाहिए, तब घर में खुशहाली आती है। दूसरा, अगर आपका जो दरवाजा है, ये डोर है, डोर कई बार क्या होता है कि अगर आपका घर का दरवाजा आप बाहर की तरफ खोलते हैं, अगर वो बाहर की तरफ खुल रहा है तो मतलब कि आप जो वाइफ है वो मतलब खुश नहीं रह पाएगी। तो दरवाजा क्या होना चाहिए, घर के अंदर की साइड खुलना चाहिए, इससे क्या होगा, वाइफ जो होगी काफी खुश रहेगी घर में। तो ऐसी काफी सारी सुपरस्टिशन माना जाता था कि ये चीज वगैरह फलाना ढिमकाना, अंधविश्वास की कमी नहीं होती है, बट
कई बार ना क्या होता है, साइंटिफिक चीजें मिली होती है जिसे लोग अंधविश्वास में घुमाने लग जाते हैं। तो उतना हम डीप में नहीं जाके आगे चलते। देयर वाज अ टाउन सिमेंट्री ऊर व्हिच वाज ग्रेव। अब क्या होता है ना, ग्रेव्स क्या है, एक मान लो कि जब कोई भी आदमी मरता है तो उसे दफनाते हैं ना, उसे हम ग्रेव कहते हैं। तो जो अमीर लोग होंगे उनकी ग्रेव्स के आगे कुछ डिजाइन अच्छे अच्छे बने होंगे, कुछ लाइक बढ़िया सा फैशन टाइप का बना होगा। और जो गरीब होगा वो तो नॉर्मल सी ग्रेव में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। अमीर आदमी के पास मान लो कि कुछ बचा हुआ सामान भी मिल गया, कुछ ऑर्नामेंट्स उनके साथ दफन कर दिए। तो ये सारी भी चीजें हमें देखने को मिलती है ग्रेव वाले में। फिर जब हम आगे चलते थे ट्रेडिंग, सो हम स्टार्ट करने वाले थे ट्रेडिंग टाउन इन अ पेस्ट्रल जोन से। तो 2000 BC में देखते हैं हम एक कैपिटल के बारे में बात करें जिसका नाम है मारी। हमें ये पता चलता है कि मारी जो है ना वो सदर्न हिस्से में पड़ता है और वो एक प्रोडक्टिव मतलब हाईली प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर एरिया है। जैसे याद है मैंने आपको पहली वीडियो में बताया, यहाँ से यूफ्रेटस आ रही है, यहाँ से जो दूसरी टिग्रिस नदी है। तो जो सदर्न हिस्सा होता है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत ज्यादा फर्टाइल बन जाता है। अब ये देखो, ये ब्लू वाले जो हिस्सा है ये क्या है, ये यूफ्रेटस नदी। अब इसके ग्रीन साइड में आप हिस्सा देख रहे हो, ग्रीन वाला हिस्सा, ये हिस्सा जो है ना ये एग्रीकल्चर के लिए, एग्रीकल्चर लैंड, ये पूरा का पूरा ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो हमें ये पता चलता है कि जो कि मारी जो एक सिटी है जो कि यूफ्रेटस नदी के पास में पड़ती है, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चर के लिए जानी जाती है। यहाँ पे ये मैप का है, ये रहा देखो, सर्कल कर रहा हूं मैं मैप पे, यहाँ पे ये मारी है, ठीक है। तो अब आपको ये पता चलता है यहाँ पे मैप नंबर 3 में वही डिनोट किया, ये मैप नंबर 3 है, मैप 3 में। तो हम ये चीज देखते हैं, सम ऑफ द कम्युनिटीज ऑफ द इन द किंगडम ऑफ मारी है फार्मर्स पैस्ट्रल्स। अब यहाँ पे ना दो टाइप की कम्युनिटी डेवलप होने लग जाती है, एक होती है फार्मर्स की, दूसरी होती है ये पेस्ट्रल्स वाली जो कि अपने हर्ड्स वगैरह चलाया करते थे। तो अब क्या होता है, मान लो फार्मर्स जो है उनके पास तो क्या होगा, खेती बाड़ी जो करेंगे वो होगा, जो भी उनका ग्रेन्स, वीट, बार्ले, मेज, ये सब जो चीजें होंगी यही इनके पास होंगी। जो पेस्टोलेट्स होते थे, जो शिप्स को इधर से उधर खिलाने के लिए जाते, जो शिप्स अपनी जैसे एनिमल हस्बेंड्री के ऊपर डिपेंड करते थे, उनके पास मिल्क होगा, वुल होगा। तो फार्मर्स क्या करते हैं, मिल्क, वुल, इन सब के लिए जो भी ये पेस्ट्रल्स होते थे उनसे ट्रेड किया जाता था। किसी पेस्ट्रल्स को गेहूं चाहिए तो गेहूं देते, और फार्मर्स को वुल चाहिए था तो वो उन्हें वुल प्रोवाइड कर देते। तो मतलब एक टाइप से बार्टर टाइप का सिस्टम चला करता था इस टाइम पे। तो ये दोनों आपस में आराम से रहते, बट कई बार क्या होता था कि इन दोनों के बीच में लड़ाइयां भी हो जाती थी। तो ये हम देखेंगे क्यों लड़ाइयां होती थी। जैसे यहाँ पे पहले पैराग्राफ में लिखा है, हर्ड्स नीड टू एक्सचेंज यंग एनिमल्स, चीज, मतलब कई बार जानवर एक्सचेंज हो गए, चीज आ गया, लेदर, मीट इन रिटर्न ऑफ ग्रेन्स के लिए वो क्या करते, चीज, लेदर और मीट को एक्सचेंज किया करते, मेटल्स के चक्कर में भी। तो फिर हम देखते जो शेफर्ड में टेकन फूड्स। अब इस लड़ाइयाँ किस बात पे होती, मान लो ये बंदा है, यहाँ कहाँ पे दिखाऊं, हाँ यहाँ देखो, ठीक है, इसके नीचे ये आदमी है, इसके पास अपनी भेड़ बकरियां हैं। अब क्या होगा, इन्हें भेड़ बकरियों को खिलाने के लिए वो इन्हें ग्रीन ग्रासलैंड टाइप का चाहिए। तो जब वो अपनी भेड़ बकरियों इनसे लेके जा रहा होगा ग्रीन ग्रासलैंड में, तो बीच में कई खेत भी पड़ेंगे। अब अगर इतनी सारी भेड़ बकरियां ये सब उनके जानवर खेतों से जाए तो कई बार क्या होता था, खेत पूरे खराब हो जाते थे। तो इस वजह से फार्मर्स को गुस्सा आता था। अब पेस्ट्रल्स क्या करते थे, कई बार जो हर्ड्स होती थी वो क्या करते थे, जो उनके घर पे या उनके एरिया पे अटैक करते, सारा ग्रीनरी का जानवर को खिला देते थे या उनके घर से कुछ लूट ले जाते थे। तो ये सारी चीजें ना देखने को मिलती है, जिसकी वजह से जो हर्ड्स होते हैं और जो फार्मर्स होते हैं उनके बीच में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती है। अब यहाँ पे अगर एग्रीकल्चर हो रहा है, यहाँ पे अगर ग्रीनरी आ रही है इस जगह पे, तो हर कोई आना चाहेगा। फार्मर्स तो यहाँ पे रह ही रहे हैं, बट जो बाहर के जो हर्ड्स है, पेस्ट्रल्स है, वो सब क्या करेंगे, वो भी यहाँ पे आने की कोशिश करेंगे। इस आने की कोशिश में ना लड़ाइयाँ शुरू हो जाती थी। देखो, yet at the same time there may be conflict, shepherd may take their flock to the water across the sown field। वही जो मैंने बताया था कि एक फील्ड से मतलब दूसरी जगह पे ले जाते एक टाइम, एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर से अपने जानवरों को गुजार दिया जाता, रून्स दी क्रॉप्स, ये सब इसी वजह से क्या होता था, लड़ाइयाँ शुरू होने लग गई थी। फिर जब हम बात करते हैं, जब हम आगे चलते हैं मेसोपोटामियन हिस्ट्री के बारे में, जो नोमैडिक कम्युनिटीज जो थी वेस्टर्न, इन सब के बारे में जब हम बात करते हैं, तो एक जो किंग, जितने भी ये क्या कहते हैं
कई बार जो हर्ड्स होते थे उन्हें एज अ लेबर इस्तेमाल किया जाता, जो किंग्स होते थे ना वो उन हर्ड्स को एज अ लेबर इस्तेमाल करते थे कि ये हमारे किंगडम में आए, काम करे और जो भी इनका बनता है पैसे वैसे जो भी इन्हें चाहिए ये इन्हें प्रोवाइड कर देते एज अ लेबर, मजदूर की तरह उन हर्ड्स को रखा जाता था। कुछ जैसे किंगडम, जैसे अकेडियंस, ये हमने अकेडियन तुम्हें याद हो पढ़ा होगा, सीरियंस पहले ही चैप्टर में हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था। ये सारे जो नेम्स है ये सब क्या है, ये सारे हर्ड्स की कम्युनिटी थी, पैस्टरल सोसाइटी थी जो कि हर्ड्स की कम्युनिटी थी। इनमें द किंग ऑफ मारी, जो मारी का जो किंग था जिसके बारे में हमने अभी बोला था कि मारी के बारे में पढ़ रहे हैं, वो क्या थे, एमोरिटस किंगडम, मतलब एमोरिटस पैस्टरल कम्युनिटी का जो किंग कौन था, वो मारी था। मतलब जो मारी था वो एमोरिटस कम्युनिटी से निकला हुआ किंग था, ठीक है। इनका क्या था, डिफरेंट ड्रेस स्टाइल था, खाना पीना, ओरिजिन, हैबिटेट्स इनके अलग हुआ करते थे। नॉट ओनली गॉड्स ऑफ मेसोपोटामिया बट ऑल्सो प्रेज, अब ये क्या करते कि सिर्फ मेसोपोटामिया के भगवान को नहीं, ये बाकी और धर्म के भी, जो डैगन जो थे, डैगन के जो भगवान होते थे, जो कि स्टेपी जिसे कहते हैं, अलग अलग टाइप के जो भगवान थे। तो मतलब हम इस मारी के टाइम पे हम ये देखते हैं कि पहली तो चीज, ये जो कम्युनिटी ये कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, ये एमोरिटस कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं जो कि क्या थी, एक पैस्टरल कम्युनिटी थी। दूसरा फिर हम ये देखते हैं ये इनका अलग हैबिटेट था और ये एक ही भगवान को नहीं, मेसोपोटामिया के भगवान को नहीं, अलग अलग भगवानों को माना करते थे। तो इससे हमें ये पता चलता है एक डिफरेंट डाइवर्स कल्चर यहाँ पे एमर्ज होता हुआ हम देख सकते हैं। फिर जब हम आगे बढ़ते हैं हमें एक टाइप से उनका पैलेस, एक स्ट्रक्चर पता चलता है कि मारी का कैसा स्ट्रक्चर हुआ करता था। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे आपको क्या ऑडियंस हॉल है, यहाँ पे आउटर कोर्ट है, यहाँ इनर कोर्ट है, यहाँ पे थ्रोन है, थ्रोन रूम है। तो इन सब के नीचे आपको एक नंबर दिख रहा होगा 131, 132, 106। ये सब, ये नंबर्स क्या है, ये सारे नंबर्स मतलब बाद में जो है ना बताया गया है कि थोड़ा बहुत इनके बारे में, ये कोर्टयार्ड हो गया, यहाँ पे स्क्राइब जहाँ पे ऑफिस वर्क किया जाता था। तो ये नंबर ये डिनोट करते हैं कि जब हमें एग्जाम्पल देना होता, मान लो किचन इनका ऐसा होता था, प्लीज रिफर फोटो नंबर 106, प्लीज रिफर फोटो नंबर 108। तो इस समय ये पता चल जाता है कि हाँ इस फोटो के बारे में बात की गई। यहाँ पे वर्कशॉप, यहाँ पे रॉयल स्वीट किचन, यहाँ पे लेबोरेटरी वगैरह, बाथने नहाने के लिए ये सब इस्तेमाल किया जाता था। और ये जब अगर तुम और ये वाला पिंक वाला बॉक्स देखो, यहाँ पे इन्हीं चीजों को, पिक्चर्स को अच्छे से डिफाइन किया गया है। तो इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इतना पूछते कोई है भी नहीं। तो जो किंग ऑफ मारी होता था, जो कि कौन सी सोसाइटी था, कौन सी हर्ड सोसाइटी था, ये मैंने आपको पहले बताया। नहीं है तो 5-10 सेकंड पीछे जाओ और चेकआउट कर मान लो। ये क्या होता है, एक विजिलेंट होता था। क्यों? क्योंकि इसकी कम्युनिटी के अंदर काफी सारे जो हर्डर्स है, जो अपने भेड़ बकरियां चरा रहे, वो रहते तो थे, बट मारी को पता था कि ये कब वायलेंट हो जाए, कब क्या कर दे, इन्हें कुछ इनका कोई भरोसा नहीं था। तो उनपे एक अच्छी खासी चेकिंग होती, अपने ऑफिशियल से बात करते रहते थे कि यहाँ पे कहीं कुछ ये कोई गड़बड़ तो नहीं करे। और किंग कई बार क्या होता है, हैज बीन सीइंग फ्रीक्वेंट फायर सिग्नल्स एट नाइट। किंग क्या होता था, मतलब ऑफिशियल्स अपने किंग को लिखते हैं कि हमने रात को कई बार फायर सिग्नल्स देखे हैं। तो इससे ये हो सकता था कि क्या पता हर्ड सारे मिलके ना अटैक करने की कोशिश करे, क्या, किंग के ऊपर। फिर हम जब बात करते हैं लोकेटेड एट यूफ्रेटस बीइंग प्राइम रीजन। अब जो मारी शहर था ना, जो मारी था वो क्या है, मैंने आपको मैप पे दिखाया था, यूफ्रेटस नदी के क्लोज में था। इससे बेनिफिट क्या होता था, पहला बेनिफिट जो भी ट्रेड होगा उसका अरे यार पानी चला के मैं ना भूल गया, वीडियो बनाने बैठ गया। तो मम्मी कह रही थी कि अगर फोन चला लिया हो तो पानी बंद कर दे, तब भर के गिर रहा है। तो वही मोटर चल रहा था। हाँ, कहाँ पे थे हम, मारी के बारे में पढ़े थे। मारी क्या था, यूफ्रेटस नदी के पास में था। तो ये क्या थी, उसके लिए प्राइम पोजीशन थी ट्रेड के लिए। एक पहली बात, कोई भी ट्रेड होता था पानी से होता था, उस टाइम पे डेवलप होने लग गया था, पानी से ट्रेड होगा। तो मारी के यहाँ पे ना लोग आके ना अपने शिप्स को थोड़ा रेस्ट देते, डॉक करते थे। तो मारी क्या करता, पूरी उस शिप को चेक करता था और जो भी उसकी टोटल वेल्थ बनी थी, मान लो 100 रुपए बनी, तो उसका 1/10 हिस्सा वो ले लेती। 1/10 कितना हुआ, 10 रुपए मारी अपनी तरफ से रख लेती। तो इससे हमें ये पता चलता है जो मारी जो था ना, एक टाइप से पैसों में, एक टाइप से मारी जो थी वो रिच तो थी, बट उनकी जो आर्मी थी
आर्मी उतनी प्रॉस्पर नहीं थी, आर्मी उतनी पावरफुल नहीं थी। मतलब अगर कभी मारी पे अटैक हुआ तो मारी अपने आप को डिफेंड नहीं कर पाएगा। ये बात क्लियर होगी। वही लिखा है, ऑफिसर ऑफ द टाउन गो एंड इंस्पेक्ट द कार्गो, लीव इट चार्जेस 1/10 ऑफ द वैल्यू। वही चीज स्पेशल ग्रेन बोर्ड्स, ये सारी चीजें हमने अभी पढ़ी थी। तो एक टैबलेट मिलती है जो कि कहा, टैबलेट रिफर टू कॉपर ऑफ दी, ये किसके बारे में, इस जगह पे जो कि आइलैंड कौन सा है, सिप्रस आइलैंड के बारे में डिफाइन किया गया है, जिसे क्या कहते हैं, कॉपर, नोन फॉर इट्स कॉपर एंड टिन वाज आल्सो एन आइटम ऑफ ट्रेड। कि उस टाइम पे ना जो ब्रॉन्ज होता था, एक तो ब्रॉन्ज का ना काफी लोग क्या होते थे, ब्रॉन्ज उस टाइम पे बहुत लोगों को चाहिए था। ब्रॉन्ज किससे बनता था, कॉपर से और टिन से। तो इसके बारे में बताया गया कि हाँ, ब्रॉन्ज का भी ट्रेड हुआ करता है इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए, जैसे कि टूल्स बनाने में, वेपन्स बनाने में, ट्रेड करने में। फिर हम यही चीज देखते हैं, ऑल्दो किंगडम ऑफ मारी वाज नॉट मिलिट्री स्ट्रांग, इट वाज एक्सेप्शनली प्रॉस्पर। वही चीज कि मारी का जो किंगडम था वो अमीर तो था, बट आर्मी में उतना स्ट्रांग नहीं था। तो इसके आगे कितना बच रहा है, ये बच रहा है सिटीज लेगेसी ऑफ राइटिंग। ठीक है, चेक कर रहा था। तो ये जो होगा ना आज के लिए इतना काफी है। फिर हम अगली वीडियो जो मैं लेके आऊँ, 4th पार्ट होगा। 4th पार्ट में हम ये आगे एक्सकवेशन ऑफ मेसोपोटामियन टाउन से शुरू करते हैं।